इमरान अपने मिशन के नशीबो फराज पर गौर कर रहा था। बज़ाहिर ये कोई ज्यादा मुश्किल और पेचीदा मिशन नहीं था। उसे रात के अंधेरे में डॉक्टर रघुपति को शनाख्त करना और फिर किसी जगह घात लगाकर बैठ जाना और क्लब से उसकी वापसी पर उसकी जीप पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे हलाक करना था। लेकिन हकीकत में ये इतना आसान काम नहीं था। मुखबरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त हिफाजत में वहां आता था। रात के अंधेरे में हमला करते वक्त निशाना चूक भी सकता था। फिर वो शख्स जीप में होगा जो चारों तरफ से बंद होगी। पहले फायर पर ही सिक्योरिटी गार्ड जवाबी फायर खोल देंगे और वो अकेला वहां ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। सबसे ज्यादा तशवीश इमरान को इस बात की थी कि अगर वो पहले हमले में डॉक्टर को अपनी फायरिंग से हलाक न कर सका तो वो दोबारा उस क्लब में कभी नहीं आएगा और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत ये देख कर कि उसको हलाक करने की गरज से वो वहां भी पहुंच गया है, वो डॉक्टर रघुपति को वहां से गायब ही कर दें और मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में पहुंचा दें जिसका सुराग लगाना उनके लिए नामुमकिन हो जाए। इस वक्त तो उसका टारगेट उसके सामने है। उसने सोचा कि उसे डॉक्टर रघुपति की जीप पर दस्ती बम फेंकने चाहिए, लेकिन इसमें भी उसके बच जाने के इम्कानात 50% थे। किसी वक्त वो सोचता कि उसे जिस रास्ते से जीप क्लब में आती है वहां किसी जगह बारूदी सुरंग बिछा देनी चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जीप का पहिया बारूदी सुरंग को बचाकर गुजर जाए, या अगर बारूदी सुरंग फट भी जाए तो जीप का ड्राइवर या बॉडीगार्ड जख्मी हो जाए और डॉक्टर रघुपति बच जाए। ये एक ऐसा टारगेट था जिसे पहले हमले और पहले निशाने में ही मार डालने की जरूरत थी। एक बार अगर ये शख्स बचने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसका दोबारा हाथ आना यकीनी तौर पर नामुमकिन हो सकता था, क्योंकि भारत सरकार ऐसे कीमती आदमी के लिए दूसरा खतरा कभी मोल नहीं लेगी और उसे किसी दूसरी जगह गायब कर देगी। कमांडो इमरान किसी नतीजे पर न पहुंच सका और सो गया। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। दूसरे दिन रात को वो अपने फ्लैट के सिर्फ बेडरूम की बत्ती रोशन करके गाइड का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 11 बजे दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी जिसने खेस की बुक्कल मार रखी थी हाथ में थैला लिए खड़ा था। कहने लगा, महाराज, हमें शिकायत मिली है कि आपके फ्लैट की बत्तियां नहीं जलती। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इमरान ने कहा, अंदर आ जाओ। वो उसे बेडरूम में ले आया। दरमियानी उम्र का आदमी था। इमरान ने पूछा, क्या तुम्हें फिरोज साहब ने भेजा है? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। आपका नाम क्या है? इमरान ने उसे अपना असली नाम बताया तो वो आदमी बोला, मुझे फिरोज साहब ने ही भेजा है। मैं आपको टारगेट तक ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपका गाइड हूँ। मेरा नाम उस्मान है। मुजाहिद फिरोज ने भी इमरान को उसका यही नाम बताया था। कहने लगा, अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ चल पड़े, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इमरान बोला, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो गाइड को लेकर बेडरूम से बाहर आ गया। फिर वो दोनों फ्लैट से निकल आए। इमरान ने फ्लैट का ताला लगाया और गाइड के साथ रात के अंधेरे में सोलन फ्लैट्स के इलाके से निकलकर नीचे सोलन रोड की तरफ चलने लगा। गाइड खामोशी से चल रहा था। सोलन को जाने वाली सड़क पुख्ता थी। सड़क पर दूर से किसी मोटर गाड़ी की रोशनी देखकर गाइड सड़क से उतरकर नीचे झाड़ियों और दरख्तों में छुप गया। इमरान भी उसके साथ था। जब गाड़ी सड़क पर से गुजर गई तो गाइड बोला, हमें सड़क से हटकर चलना चाहिए। मेरा ख्याल था कि इस वक्त शायद सड़क पर कोई गाड़ी ना हो, लेकिन सीजन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लोग आ जा रहे हैं। वो सड़क की ढलान पर झाड़ियों के दरमियान से होकर सोलन रोड के मुतवाजी चल रहे थे। मील 1.5 मील चलने के बाद गाइड उसे एक पहाड़ी पगडंडी पर ले गया। वो पगडंडी पर भी काफी दूर तक चलते रहे। गाइड इमरान को इशारे से उस रोड की बत्तियां दिखा देता। इसका मतलब था कि वो सोलन रोड के साथ साथ चल रहे थे। एक जगह पहुंचकर गाइड इमरान को लेकर ढलान पर नीचे उतरा। नीचे एक छोटी कच्ची सड़क आ गई। गाइड ने बताया कि ये सड़क आगे जाकर अफसरों के क्लब के अकब में उस पहाड़ी रास्ते के करीब जा निकलती है जहां से साइंसदान की जीप आती है। इमरान ने गाइड से पूछा, क्या तुमने उस बूढ़े साइंसदान को देखा है? वो बोला, मैंने अपने आदमी के साथ छुपकर उसे उस वक्त देखा है जब वो गार्ड्स के नरगे में जीप से निकलकर क्लब के बरामदे में जल्दी से गया था। बरामदे की रोशनी में मुझे सिर्फ उसका गंजा सर ही नजर आया। इमरान ने पूछा, वो बूढ़ा नीचे कहाँ से आता है? गाइड बोला, उसके मुतालिक हम ज्यादा खोज इसलिए नहीं लगा सके कि जिस तरफ से उसकी गाड़ी आती है उस तरफ आगे जाकर बहुत बड़ी फौजी छावनी है जहां किसी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं। हमारा ख्याल है कि उस आदमी की जीप फौजी छावनी के अंदर से ही आती है। इस तरह बातें करते वो टारगेट के करीब पहुंच गए। इमरान को दूर से एक जगह दरख्तों के पीछे रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं। ये ज्यादा तेज नहीं थी। गाइड ने इमरान को बताया कि यही रिटायर्ड बूढ़ों का क्लब है। हम क्लब के पीछे की जानिब निकलेंगे।
गाइड आगे आगे जा रहा था। इमरान की तरह गाइड को भी अंधेरे में चलने की आदत थी। वो ऊंची नीची झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते क्लब के पीछे से होकर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। गाइड ने धीमी आवाज में नीचे की तरफ इशारा करके कहा, उस तरफ से गंजे डॉक्टर की जीप आती है और यहाँ से होती हुई ऊपर क्लब की तरफ मुड़ जाती है। इमरान ने पूछा, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जीप होती है या सिक्योरिटी गार्ड्स डॉक्टर की जीप में ही बैठे होते हैं? गाइड कहने लगा, आमतौर पर उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी फौजी जीप होती है जो खुली होती है। उसके पीछे गंजे डॉक्टर की बंद जीप होती है। एक बार मैंने उसे सिर्फ अपनी जीप में आते देखा था। सिक्योरिटी के मुहाफिज जीप के पीछे भी स्टेन गन लिए खड़े थे और जीप के बोनट पर भी दाएं बाएं बैठे हुए थे। गाइड इमरान को उस जगह ले आया जहां कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे बूढ़ों के क्लब की एक मंजिला कोठीनुमा इमारत थी, जिसके बरामदे में रोशनी हो रही थी। धुंधला सा बल्ब इमारत के बाहर जल रहा था। बाहर छोटे से लॉन में एक तरफ गाड़ियां खड़ी थी। गाइड इमरान को लेकर एक जगह झाड़ियों में छुप गया, क्योंकि क्लब के बरामदे में लॉन में मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स टहल रहे थे। ऊपर से एक सड़क शिमले की जानिब से भी आ रही थी। वो क्लब के सामने से होती हुई आगे जाकर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर सोलन रोड के साथ मिल जाती। इमरान बड़े गौर से बूढ़े अफसरों के क्लब की इमारत के बरामदे और वहां चहलकदमी करते मुसल्ला गार्ड्स को देख रहा था। गाइड ने उसे कहा, गंजे डॉक्टर की जीप यहाँ से मुड़कर क्लब के लॉन में दाखिल होती है। वो यहाँ से नजर नहीं आएगा। तुम उसे सिर्फ उस वक्त देख सकोगे जब वो गार्ड्स के नरगे में जीप से निकलकर क्लब के बरामदे की तरफ बढ़ता है। क्या तुम उसे इतनी दूर से पहचान लोगे? इमरान ने कहा, मैंने उसे पहले भी देखा हुआ है। मैं उसे इतनी दूर से देखकर पहचान ही लूंगा, क्योंकि वो बरामदे की रोशनी में होगा। गाइड बोला, खुदा करे कि वो आज रात आ जाए। आमतौर पर वो रात के 10 सवा 10 बजे आता है और आध पौन घंटा क्लब में बैठकर वापस जाता है। मैंने देख लिया है, इस वक्त उसकी जीप दूसरी गाड़ियों के साथ नहीं खड़ी। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी नजर नहीं आ रहे। हमने उसे यहाँ 3-4 मरतबा आते देखा है। वो हफ्ते में 2-1 बार ही यहाँ आता है, लेकिन जरूर आता है। मालूम होता है कि नीचे छावनी में उसके लिए कोई तफरीह नहीं। वो तफरीह करने और शायद थोड़ी बहुत अय्याशी करने यहाँ आ जाता है। कमांडो इमरान ने इर्द गिर्द के माहौल का भी एक कमांडो की निगाह से जायजा ले लिया था और क्लब की इमारत का भी बड़े गौर से जायजा लिया था। उसका किसी भी हुलिये में क्लब के अंदर जाने के इम्कानात कम नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे जो कुछ करना है बाहर ही से करना पड़ेगा। गाइड ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने जगह अच्छी तरह से देख ली है तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी आज तुम्हारा गंजा डॉक्टर क्लब नहीं आएगा। इस वक्त तक वो वापस जा चुका होता है। वो उठकर ढलान से नीचे उतरने लगे। इमरान ने गाइड को आहिस्ता से कहा, जिस रास्ते से तुम मुझे लेकर आए हो उसी रास्ते से वापस चलना। मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल दिन में किसी भी वक्त आकर ये जगह देखना चाहता हूँ। गाइड ने कहा, मैं तुम्हें उसी रास्ते से वापस ले जाऊंगा, लेकिन मेरा एक मशवरा है। दिन के वक्त यहाँ जैकेट और पतलून में न आना, कोई भेस बदल कर आना। यहाँ दिन के वक्त भी सिक्योरिटी स्टाफ के आदमी देहातियों के लिबास में इधर उधर मौजूद होते हैं। इमरान ने पूछा, दिन के वक्त इस क्लब की हिफाजत की क्या जरूरत है? वैसे भी ये बूढ़े रिटायर्ड अफसरों का क्लब है। गाइड कहने लगा, असल में इस क्लब में बाज ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसर आते हैं जिन्होंने कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म किया है। ये सब कुछ इन्होंने सिर्फ उनके लिए कर रखा है। उन्हें डर है कि दिन के वक्त भी कश्मीरी मुजाहिद क्लब में बम वगैरह न लगा दें, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी और डिफेंस का इंतजाम कर रखा है। गाइड जिन रास्तों से इमरान को लेकर क्लब तक गया था उन्हीं रास्तों से उसे वापस ले आया। अपने फ्लैट के करीब पहुंचकर इमरान ने गाइड से कहा, अब तुम वापस जा सकते हो। गाइड ने कहा, अगर तुम्हें असलहे की जरूरत हो तो मेरे पास इस वक्त एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, वो तुम ले सकते हो। इमरान ने कहा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, जिस वक्त जरूरत होगी तुम्हें इत्तला दे दूंगा। गाइड खामोशी से खीस की बुक्कल मारकर अंधेरे में गुम हो गया। फ्लैट में सिर्फ बेडरूम में टेबल लैंप रोशन था। कमांडो इमरान कंबल लेकर बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक वो सोचता रहा कि उसे किस किस्म की मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि उस टारगेट से भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति बचकर न निकल सके। अगर इस बार भी वो बचकर निकल जाता है तो फिर उसका तलाश करना मुहाल था। एक एतबार से सारा प्लान उसके सामने वाज़े था। उसे हर रात टारगेट पर जाकर भारतीय साइंसदान की आमद का इंतजार करना था। अगर वो आ जाता है तो अंधेरे में सिक्योरिटी गार्ड्स के नरगे में उसको निशाने की जद में लेकर शूट करना था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि इमरान की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड्स जख्मी हो जाएं या उनमें से 2 एक मर जाएं और डॉक्टर रघुपति बच जाए, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि उसके फायरिंग खोलने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी और फिर इमरान डॉक्टर रघुपति को अपने निशाने की जद में नहीं ले सकता था। इसी तरह वो गौर व फिक्र करते सो गया। अगले रोज मुजाहिद फिरोज उससे मिलने फ्लैट पर आ गया। इमरान ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया।
मुजाहिद फिरोज कहने लगा, तुम्हें हर रात क्लब के बाहर घात लगाकर भारतीय साइंसदान का इंतजार करना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इमरान ने कहा, मैंने मौके पर जाकर जो कुछ देखा है उसके हिसाब से क्लब के बाहर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। भारतीय साइंसदान सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में जब जीप से उतरकर क्लब के बरामदे की तरफ जाएगा तो उसका मुझसे फासला मेरे ऑटोमेटिक पिस्टल की रेंज से ज्यादा होगा। मुजाहिद फिरोज बोला, इसके लिए तुम्हें एक शॉटगन मुहैया कर दी जाएगी जो बैक वक्त 15 ऑटोमेटिक राउंड फायर करेगी। मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें अंधाधुंध फायर खोलना होगा। अगर उस साइंसदान के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी हलाक हो जाते हैं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन भारतीय साइंसदान को जिंदा नहीं बचना चाहिए। इमरान बहुत कुछ सोच रहा था। कहने लगा, मैं शॉटगन ही साथ लेकर जाऊंगा, पिस्तौल यहाँ काम नहीं करेगा। मुजाहिद फिरोज बोला, तुम्हें शॉटगन शाम तक मिल जाएगी। इमरान ने दिन के वक्त क्लब के इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करने का ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि उसके लिए उसे भेष बदलना पड़ता और दूसरे दिन के वक्त वहाँ मौजूद CID के आदमी उसे देखकर उससे पूछगिछ कर सकते थे। इमरान ने मुजाहिद फिरोज से कहा, मैं आज रात से अपना मिशन शुरू कर दूंगा। आखिर किसी न किसी रात को तो भारतीय साइंसदान क्लब में जरूर आएगा। मुजाहिद फिरोज ने कहा, उसके बारे में भी रिपोर्ट मिली है कि वो हफ्ते में एक बार क्लब जरूर आता है। इमरान बोला, उसके आने का वक्त रात के 9:45 बजे से 10:15 के दरमियान बताया गया है। मेरा ख्याल है मुझे 9 बजे ही वहाँ घात लगाकर बैठ जाना चाहिए। एक लम्हा खामोश रहने के बाद इमरान ने कहा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं क्लब के बाहर उस पर हमला करने की बजाय उसे पीछे पहाड़ी रास्ते में किसी जगह अपने निशाने में ले लूं, क्योंकि सारा रास्ता वो बंद जीप में छुपा बैठा होगा और सिक्योरिटी गार्ड्स उसके आगे पीछे होंगे। सिर्फ क्लब के बरामदे के पास आकर ही वो जीप से बाहर निकलेगा। सिर्फ वही एक लम्हा होगा जब मैं उस पर हमला कर सकता हूँ। मुजाहिद फिरोज ने इमरान के ख्याल की तायद की और कहा, अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के इस दुश्मन को जहन्नम रसीद करने के मिशन पर निकल पड़ो। अल्लाह ने चाहा तो तुम इस मिशन में जरूर कामयाब होगे। उसी शाम को एक देहाती आदमी जो हकीकत में मुजाहिद फिरोज की जमात का आदमी था, देहाती के भेष में आया और इमरान को एक शॉटगन दे गया। इमरान ने उसका अच्छी तरह से मुआयना किया। वो उस शॉटगन को कई बार आजमा चुका था। शॉटगन लोडेड थी। इमरान ने 8 बजे रात का हल्का सा खाना खाकर कॉफी के 2 प्याले पिए ताकि उसे नींद न आए। स्याह पतलून के ऊपर स्याह जैकेट पहनी और शॉटगन जैकेट के अंदर छुपाकर अपने मिशन पर निकल पड़ा। घड़ी उसने अपनी कलाई के साथ बांध ली थी। रात के 9:15 बजे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स की क्लब के सामने झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। ये जगह उसने पहले से मुंतखब कर रखी थी। उन झाड़ियों से क्लब के बरामदे का फासला ज्यादा नहीं था, फिर भी दरमियान में क्लब का पूरा लॉन था। क्लब के बरामदे के बाहर एक धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। उसकी धुंधली रोशनी में उसे भारतीय साइंसदान को पहचान कर उसे अपनी शॉटगन का निशाना बनाना था। वहां से निशाना बांध कर फायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो टारगेट दूर था, दूसरे वहां अंधेरा था। उसने यही सोच रखा था कि जैसे ही भारतीय साइंसदान सिक्योरिटी गार्ड्स के नरगे में जीप से बाहर निकलेगा, वो शॉटगन से अंधाधुंध फायरिंग खोल देगा। यही एक तरीका इन हालात में काबिल अमल था। क्लब के बाहर खामोशी छाई हुई थी। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स चल फिर कर पहरा दे रहे थे। गेट के पास भी 2 मुसल्लह गार्ड्स बैठे थे। लॉन में एक तरफ कारें दीवार के साथ एक कतार में लगी हुई थी। किसी वक्त क्लब के दरवाजे में से वर्दीपोश बैरा निकलकर लॉन के कोने में जो किचन था उस तरफ जाता और फिर वापस आ जाता। इमरान बार बार उस पहाड़ी रास्ते की तरफ देख लेता जो वहां से नीचे जाता था। उसी रास्ते से भारतीय साइंसदान की जीप ने आना था। जीप की रोशनियां उसे दूर से नजर आ सकती थी, मगर उस रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वो झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा। रात गुजरती जा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उस रात भारतीय साइंसदान जरूर आएगा, लेकिन उसे हर हालत में उसका इंतजार करना था। लेकिन भारतीय साइंसदान न आया। जिस पहाड़ी रास्ते से उसे आना था उस पर बदस्तूर अंधेरा छाया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी। रात के 11 बज गए। जब 11:30 का वक्त हो गया और भारतीय साइंसदान की जीप वहां न आई तो इमरान को यकीन हो गया कि आज रात वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि वो 11:30 बजे तक वापस चला जाता है। उसके बावजूद इमरान वहां बैठा इंतजार करता रहा कि शायद किसी वजह से वो रुक गया हो और अब आ जाए। रात के 12 बज गए मगर भारतीय साइंसदान न आया। क्लब में से 2 बूढ़े रिटायर्ड अफसर निकलकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस चले गए। इसका मतलब था कि उन लोगों के भी क्लब से वापस जाने का वक्त हो गया था। जब रात के 12:15 बज गए तो इमरान को यकीन हो गया कि भारतीय साइंसदान अब नहीं आएगा। उसने शॉटगन जैकेट के अंदर छुपाई और झाड़ी में से निकलकर अंधेरे में ऊपर सोलन रोड की जानिब चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। वो सड़क से हटकर दरख्तों वाले सुनसान इलाके में से होकर जा रहा था, इस ख्याल से कि सड़क पर रात को गश्त लगाने वाली पुलिस उसकी चेकिंग कर सकती है और उसके पास एक शॉटगन थी। जिस वक्त वो अपने फ्लैट पर पहुंचा रात का 1:15 बज रहा था। इसी तरह इमरान दूसरी रात भी क्लब के बाहर झाड़ियों में घात लगाकर बैठ गया।
और रात के 12 बज गए मगर भारतीय साइंसदान न आया। वो नाउमीद होकर वापस आ गया। जब इस तरह 4 रातें गुजर गईं और भारतीय साइंसदान क्लब में न आया तो इमरान ने मुजाहिद फिरोज को फ्लैट पर बुलवा लिया और उससे कहा, आप किसी तरह ये मालूम करें कि भारतीय साइंसदान को कहीं यहाँ से किसी और जगह तो मुंतकिल नहीं कर दिया गया, क्योंकि मैं मुसलसल 4 रातों से उसकी घात में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी तक नहीं आया। मुजाहिद फिरोज बोला, ये मैं कल तक मालूम कर लूंगा। तुम कल रात भी टारगेट पर जरूर जाना, हो सकता है वो कल रात को आ जाए। इमरान ने कहा, वो तो मैं जरूर जाऊंगा। मुजाहिद फिरोज चला गया। अगली रात भी इमरान हर तरह से मुसल्ला होकर स्याह पतलून और स्याह जैकेट पहनकर 9:15 बजे रात फ्लैट से निकला और सोलन रोड की निचान में जंगलाती इलाके में से होता हुआ क्लब के सामने मखसूस जगह पर घात लगाकर बैठ गया। उस रात भी भारतीय साइंसदान न आया। इमरान रात के 12:15 बजे वहां से वापस गया। तीसरे रोज दिन के वक्त मुजाहिद फिरोज फोन करके इमरान के फ्लैट आ गया। कहने लगा, भारतीय साइंसदान के बारे में हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उसकी तबीयत नासाज है और वहीं छावनी में वो आराम कर रहा है। किसी दूसरी जगह उसे मुंतकिल नहीं किया गया। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि अभी उसके क्लब आने का कोई इम्कान नहीं है। फिरोज बोला, ऐसा ही लगता है। बहरहाल तुम 2-1 दिन का वक्फा डालकर फिर रात को जाना। उससे अगले रोज इमरान सारा दिन फ्लैट पर ही रहा। शाम के बाद उसने कपड़े तब्दील किए, गर्म ओवरकोट पहना और छड़ी हाथ में लेकर शिमले की माल रोड की तरफ चल पड़ा। मौसम सर्द हो रहा था। शाम के बाद सर्दी बढ़ जाती थी। उसका ख्याल था कि वो माल रोड वाले रेस्तोरेंट में बैठकर चाय का एक गर्म कप पिएगा और माल रोड की थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।